ये तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग और विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से देता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे सारे कंसेप्ट वगैरह, फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न 2018 में पूछा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग से। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पी रूप में पूछा गया है। ऐसे ही देखो चौथा क्वेश्चन है बहुविकल्पी रूप में, पांचवा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हम आपको कंसेप्ट पूरा सिखा सकें और आप क्वेश्चन को हल कर पाएं, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखिए आगे भी देखिए कॉपर सल्फेट को एल्यूमीनियम की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है, सारे कंसेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन 2016, 15, 16 ऐसे करके बार बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर नीला क्यों हो जाता है, ऐसा बहुत सारा प्रश्न मिलेगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में वगैरह डालने के लिए वगैरह का मतलब जैसे फिर सुन लीजिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे कि बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है क्यों, सब विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग से रिलेटेड है। देखिए ये पूछा भी है प्रश्न कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से एकदम कंसेप्ट के साथ। विद्युत रासायनिक श्रेणी। ओके, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसका परिभाषा हम देख लेंगे और इसका अनुप्रयोग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अनुप्रयोग से। तो परिभाषा सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी बन जाती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का यहाँ पर परिभाषा नहीं बता रहे हैं, लेकिन हर एक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। अगर उनका एक क्रम होता है, या तो बढ़ता क्रम या तो घटता क्रम में अगर व्यवस्थित आप कर देते हैं तो एक श्रेणी बन जाती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इसे शार्ट में हम बोलेंगे ईसीएस। तो देखिए क्या श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे धातु का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे धातु का नाम है, यहाँ पर इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो यहाँ पर देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव पूरा याद नहीं रखना है, केवल कुछ का याद रखना है। जैसे देखिए लिथियम का आपको याद रखना है, लिथियम का होता है -3.04 वोल्ट। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, यह सीक्वेंस याद रखना है कि लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रांसियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे आते जाएंगे तो ये सीरीज आपको याद रखना होगा, कौन नीचे है कौन ऊपर। कैडमियम ऐसे हैं, कोबाल्ट है, निकिल है, टीन है, लेड है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसके बाद देखना है उसी के नीचे है हाइड्रोजन है। ठीक, क्या है, हाइड्रोजन है, एक मिनट रुक जाइए, हाइड्रोजन है, कॉपर है, फिर मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। तो वैल्यू किसका याद रखना, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका किसका याद रखना, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो आप एक याद रखिए, गोल्ड का सबसे नीचे जो होता है वह +1.50 वोल्ट। और किसका याद रखना है, तो एक इसका याद रखिए हाइड्रोजन का। ठीक है, कितना होता है हाइड्रोजन का, 0.00 वोल्ट। और किसका याद रखना है, शुरू वाले का, शुरू में कौन है, लिथियम है। ठीक है, अब लिथियम है, यहाँ देख लीजिए, इसका याद रखिए। बाकी आपको आइडिया इसमें हम बता देते हैं कैसे पता चलेगा। देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन था, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, 0 हो गया। अब इधर ऊपर माइनस है, ऊपर क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पूरा देख सकते हैं इधर ऊपर की तरफ। तो 0 के बाद माइनस की वैल्यू बढ़ रही है, यानी ऋणात्मक मान बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए 0 हो गया, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ हाइड्रोजन से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, धनात्मक मान बढ़ रहा है। ठीक, 0 के बाद +1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इधर कॉपर का, ऐसे। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर पूरा ईसीएस को ध्यान से देखा जाए तो ईसीएस में नीचे से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक मान घट रहा है। देखिए यहाँ से घटेगा, कुछ इससे घट जाएगा, कुछ घटते घटते 0 हो जाएगा। फिर बताएंगे कि ऋणात्मक मान क्या होता है, बढ़ता है। और आपको सीक्वेंस याद रखना है, ये लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, ये सीरीज आपको याद रखना है, कौन नीचे कौन ऊपर है, बस। और आपको ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद हो गया तो आप इसको आराम से कर लेंगे, सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी से लेकर के अति लघुत्तरी प्रश्न 2 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है, ठीक है, धातुओं की रासायनिक सक्रियता या क्रियाशीलता ज्ञात करने में। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, यानी कि हम ईसीएस में नीचे से ऊपर जाएंगे तो धातुओं की जो क्रियाशीलता होगी वह बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, अब इस पर उदाहरण समझिए। देखो प्रश्न है, कोई 4 धात्विक तत्व ABCD हैं, ठीक, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए हुए हैं क्रमशः। क्रमशः का मतलब आपको याद रखना है क्रम से। ओके, अब हमें बताना है कि इनको घटती हुई सक्रियता क्रम, यानी कि
हमें घटता हुआ यानी क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखना है। यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, उससे कम क्रियाशील, फिर उसके बाद कौन कम क्रियाशील होगा, फिर उससे कम क्रियाशील कौन होगा, तभी तो घटता क्रम। तो हम कैसे पता चलेगा, ABCD तो हमारे पास धातु हैं, लेकिन इसका तो कहीं जिक्र नहीं है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। लेकिन हम मानक इलेक्ट्रोड विभव पता है कि भाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक मान घटेगा और ऋणात्मक मान बढ़ेगा, यानी अधिक ऋणात्मक मान ऊपर रहेगा और अधिक धनात्मक मान नीचे रहेगा। इसके बीच में जो आएंगे वो उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं ना। 4 धात्विक तत्व हैं ABCD। तो देखिए 4 धात्विक तत्व हम लिख लेते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। ठीक, अब इसके मानक इलेक्ट्रोड A का क्या है, एक को समझ जाएंगे तो सभी को समझ जाएंगे। एक का है +0.4, इसका क्या है +0.40। ठीक, B का क्या है -0.54, -0.54। फिर C का क्या है, क्रमशः का मतलब क्रमशः +1.4, 0.14 +0.14। ठीक, अब आइए देखते हैं D का क्या है। D का है -1.30, -1.30। अब हमें देखना है कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे। तो सबसे अधिक ऋणात्मक मान ऊपर रहता है, सबसे अधिक धनात्मक नीचे रहता है। तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको सही से। देखिए सबसे अधिक धनात्मक किसका है, सबसे धनात्मक किसका भाई, हाँ A का है, तो A सबसे नीचे हो जाएगा। ठीक, उससे कम धनात्मक कौन है, तो C का है, C कर देंगे। अब आ जाइए माइनस का, तो अधिक माइनस वाला ऊपर होता है, यानी D वाला जो है सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस की वैल्यू अधिक है, और उससे कम जो माइनस होगा यानी B होगा, ठीक, उसका 0.54 है। अब यह हमारा सीरीज बन गया कि कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अब ऐसे देख लिए ECS बन गया। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन हमसे पूछ रहा है घटता क्रम। ठीक है, तो घटता क्रम कैसे लिखेंगे। अब सबसे अधिक क्रियाशील आपका D है क्योंकि ऊपर है, तो D हो गया। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील। इसके बाद इससे कम क्रियाशील उसके नीचे वाला हो जाएगा B, उससे कम क्रियाशील आपका C हो जाएगा, उससे कम क्रियाशील आपका A हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घटता क्रम है। बढ़ता क्रम देता तो हम A C B D लिख देते हैं। ओके, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम। अगला है हमारा अनुप्रयोग धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में। तो देखते हैं इससे क्या होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। जैसे क्रियाशीलता बढ़ता है वैसे ही धन विद्युतीय लक्षण भी बढ़ता है। धन विद्युतीय लक्षण के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जो धातु हैं धन विद्युतीय लक्षण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है प्रबल धन विद्युतीय धातुएं, जैसे क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं किसे कहेंगे, जो आवर्त सारणी होती है उसमें फर्स्ट वर्ग में जो तत्व आते हैं उसे हम बोलते हैं क्षार धातुएं, और सेकंड वर्ग में जो आता है उसे हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ये प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं। लेकिन अब इन दोनों में अगर पता किया जाए कि कौन भाई अधिक क्रियाशील होगा, सॉरी धन विद्युतीय लक्षण किसका अधिक होगा, तो क्षार धातु यानी कि फर्स्ट वर्ग में जो आएगा उसका वह अधिक धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो वहीं लिखा है क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं से अधिक प्रबल धन विद्युत हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है साधारण धन विद्युतीय धातुएं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के मध्य साधारण धन विद्युतीय धातुएं, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। देखिए हाइड्रोजन आपका कहाँ है, इधर है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है और मैग्नीशियम कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए थोड़ा सा बॉक्स बना देते हैं, मैग्नीशियम। अब इसके बीच में जितने भी होंगे वह सब के सब क्या होंगे, साधारण धन विद्युतीय लक्षण वाले होंगे। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं धन विद्युतीय लक्षण के अनुसार। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको पढ़ते हैं। फिर वैसे ये 4 धात्विक तत्व है, तो आप 4 धात्विक तत्वों को लिख लेंगे अपना ABCD करके, और उनके सामने मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख लेंगे। देखिए हम एक और उदाहरण करके देखते हैं। जैसे ABCD है तो ABCD लिख लीजिए, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ठीक, अब इनके सामने इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखिए। A का है +0.80, B का है -76, -0.76, वैसे 7-6 बोला जाता है, फिर भी आप देखिए। फिर है -0.12, -0.12, और D का है +0.34, +0.34 वोल्ट। अब हमें इससे ECS बनाना है, कौन नीचे होगा कौन ऊपर। सबसे अधिक प्लस वाले को नीचे करो, तो सबसे अधिक प्लस वाला A है,
तो ए हो गया नीचे, सबसे अधिक माइनस वाला को ऊपर करो तो सबसे अधिक माइनस वाला बी है सबसे ऊपर। अब धनात्मक मान घटता है ऊपर जाने पर, तो अब कम वाला देखो तो कम वाला देखोगे तो डी आएगा, और बी वाले से कम ऋणात्मक मान देखोगे तो आपका सी आएगा। तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा। हमसे पूछ क्या रहा है, घटता क्रम पूछ रहा है। यहाँ से देखिए घटता क्रम पूछ रहा है, तो घटता का मतलब हमें चाहिए क्या, ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तो बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आ जाइए तो घटेगा, यानी आपका हो जाएगा आंसर पहले बी आएगा, बी अधिक धन विद्युतीय है, ठीक। उससे कम कौन है, सी है। उससे कम कौन है, डी है। उससे कम कौन है, ए है। तो ऐसे आप देखिएगा, बहुविकल्पी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होती है नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है। अधिक क्रियाशील होने के कारण वह कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। अब इसे पढ़ लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन इस पर बहुत सारा आता है, 2-2 नंबर में। जैसे पहला उदाहरण है, जिंक धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है, यानी कहने का मतलब जो Zn है वह कॉपर सल्फेट से, ठीक है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है। ऐसा क्यों, तो बता दो कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्यों अधिक क्रियाशील है, क्योंकि ECS में कॉपर से ऊपर है। सबका कंसेप्ट एक ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, यानी यहाँ पर देखिए कॉपर जो है वह सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से किसको विस्थापित कर दे रहा है, सिल्वर को अलग कर दे रहा है। इसका मतलब कि भैया कॉपर अधिक क्रियाशील होगा तभी तो। और देखोगे आप ECS, देखो ECS को देखिए, अब आपको दिखाई देते हैं ECS फिर से देखिए। सिल्वर आपका कहाँ है, एक मिनट, सिल्वर आपका यहाँ पर है सिल्वर, ठीक। और आपका कॉपर कहाँ है, यहाँ पर कॉपर है, तो ऊपर है कि नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही काम हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर रहा है क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर है, ओके। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट है लोहा, लोहा मतलब आयरन, ठीक। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी जो आयरन है वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर रहा है, भगा दे रहा है, ठीक। क्यों भगा दे रहा है, तो बता दोगे क्योंकि अधिक क्रियाशील है। किंतु सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं करता है, उल्टा हो गया, ये कैसे करेगा, सिल्वर जो है यानी Ag जो है, ठीक, कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि भैया ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को नहीं विस्थापित करता है। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलिए अगला है, अगला देख लेते हैं, धातुओं की अपचायक क्षमता। नेक्स्ट है धातुओं की अपचायक क्षमता ज्ञात करने में। तो देखिए ECS में हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अपचायक क्षमता बढ़ता है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो अब आपको याद रखना होगा, इसमें जो भी आंसर बताना होगा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सबसे ऊपर है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित धातुओं की उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। तो अपचायक क्षमता बढ़ता है नीचे से ऊपर, सबसे नीचे देखेंगे तो कॉपर होगा, ठीक, कॉपर, यहाँ कैल्शियम समझ लेना। फिर उसके बाद देखेंगे तो आपका मिलेगा आयरन, ठीक। फिर देखेंगे तो आपको मिलेगा जिंक, ठीक। फिर देखेंगे तो मिलेगा सोडियम। तो आपसे पूछ रहा है कि अपचायक क्षमता का कौन सा बढ़ता हुआ, तो बढ़ता हुआ का मतलब भैया नीचे से ऊपर जाइए तो कॉपर आयरन, यानी यहाँ पे ऐसा वाला चिन्ह लगा दीजिए, हो जाएगा। अगर कहीं मिस्टेक होता है तो आप ECS को एक बार देख लीजिएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे ही है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु कॉपर सल्फेट विलयन का कॉपर में अब चयन कर देगा, ठीक है। तो जो भैया कॉपर से ऊपर होगा, तो देख लो कॉपर से ऊपर कौन है, Hg है नहीं, Ag है नहीं, तो क्या है, आयरन है। तो आयरन क्या करेगा, इसको भी स्थापित कर देगा कॉपर सल्फेट से कॉपर को। क्यों करेगा, क्योंकि अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट है आक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में, आक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में। चलिए, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर आक्सीकारक क्षमता घटता है, यानी अपचायक का उल्टा हो जाता है। तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी कौन सी धातु ऐसी है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। तो देखिए सिल्वर से अधिक धन विद्युतीय तत्व सभी धातु ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सिल्वर से अधिक क्रियाशील कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ECS। सिल्वर से अधिक क्रियाशील है मरकरी, कॉपर, ठीक है, वैसे लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सब जितने धातु हैं जो कि सिल्वर से ऊपर हैं ECS में, वह सब मिल के ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। जैसे सोडियम है, सोडियम है ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, N2O,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ लगाना पड़ेगा 2 बैलेंस करने के लिए, सॉरी यहाँ 4 है 2, ठीक है। तो अब ये सोडियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया। कौन बनाएगा? जो सिल्वर से ऊपर होगा ECS में, ओके, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी, धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। यानी जो धातु ऑक्साइड बन रहा है, ये सब देख रहे हो धातु ऑक्साइड है कि नहीं है। अब इसका तापीय अपघटन यानी ताप का प्रयोग करेंगे तो वह टूटेगा। तो कौन टूटेगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान कापर धातु के नीचे है वह उत्कृष्ट धातु है। अगर पूछेगा उत्कृष्ट धातु में किसे कहेंगे, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु कापर से नीचे हैं। धातु ऑक्साइड यानी कि उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर धातु और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, ठीक है, तो अपघटित हो जाएंगे। अब जैसे कौन कौन होगा, यहाँ से देखिए, मरकरी का ऑक्साइड हो जाएगा, मरकरी के जो ऑक्साइड होंगे वह अपघटित हो जाएंगे, सिल्वर के जो ऑक्साइड होंगे वह अपघटित हो जाएंगे, गोल्ड के जो ऑक्साइड होंगे वह अपघटित हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इनके अलावा कोई भी ऑक्साइड ताप बढ़ाने पर या गर्म करने पर वह अपघटित धातु में नहीं होगा, धातु और ऑक्सीजन में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछता है प्रश्न, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे धातु अर्थात आयरन से कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड को हाइड्रोजन की गैस की धारा में प्रवाहित करने पर धातु ऑक्साइड का धातु और जल में अपचयन हो जाता है। यानी जो आयरन से नीचे हैं, ठीक है, आप ECS देखिए, आयरन से नीचे जितने भी धातु हैं उनके जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, उनको यदि हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिंक हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ठीक, इसका आप हाइड्रोजन से क्रिया करा दे रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, तो ये H2O बना लेगा और जिंक बना लेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि जिंक ECS में आयरन से नीचे है कि नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि जिंक ना हो तो भाई नहीं होगा, दूसरा आप उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता। तो इसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर हमने लिखा ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, ठीक है, यहाँ पर है अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा कौन कैसे आएगा, ठीक है।